नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल एवरीथिंग हिंदी पर आपका। दोस्तों आज है संडे और आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट सवाल के बारे में। और वो सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये सारे सवाल क्रिप्टो करेंसी में हम लोगों को मतलब इसका सवाल यूट्यूब पर नहीं है, इंटरनेट पर नहीं, कहीं नहीं है। तो वो सारे सवाल हम आपके लिए स्पेशली इसलिए पिक करके लाते हैं क्योंकि इस एक सवाल के जवाब से काफ़ी सारे लोगों का भला हो सकता है। और अगर आपके मन में भी कोई सवाल आ रहा है क्रिप्टो से रिलेटेड तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में इसको शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अब चलते हैं उन सवालों की तरफ। और उससे पहले एक रिक्वेस्ट आपसे करनी मुझे, वो ये कि हमारे 2 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं और उसमें आपका हिस्सा लेना ज़रूरी है। तो जो लोग अभी भी सब्सक्राइब करने से छूट गए हैं किसी भी कारण से, तो फटाफट से सब्सक्राइब का बटन दबाइए ताकि वो 2 लाख नंबर 2L मुझे फटाफट से दिखाई दे, जिसमें बहुत ज़्यादा मुझे खुशी होगी और आप सबको भी खुशी होगी क्योंकि ये चैनल आपका है, आपका ही है। तो फटाफट से ये सारे सवाल शुरू करते हैं। और सबसे पहला जो सवाल है, इनका नाम है, इनके चैनल का नाम है माँ की ममता। इनका कहना है कि सर मेरा सवाल का ज़रूर उत्तर दीजिएगा। बाइनेंस ऐप में जो लॉन्च पूल होता है उसमें क्या हम जितनी भी सारे लॉन्च पूल होते हैं उसमें क्या अपना BNB को स्टेक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बस उनका API देख लीजिए। API मतलब एनुअल रिटर्न किसका ज़्यादा है, तो जिसमें ज़्यादा रिटर्न हो उसको आप पिक करिएगा। उसके बाद नेक्स्ट सवाल ये है कि इनका अशोक जी का सवाल है और कहना है कि अगर ट्रस्ट वैलेट डिसेंट्रलाइज है तो उसका जो ट्रांजैक्शन फ़ीस होता है वो कौन लेता है? तो देखिए ये एक तरीके से मिस्ट्री भी है और इसका एक सवाल का जवाब ये भी है कि सपोज़ आप ट्रस्ट वैलेट में फ़ीस देते हैं तो वहाँ पर एक स्टेकिंग का भी ऑप्शन होता है। तो जो स्टेकिंग में रिवॉर्ड मिलता है वो उधर जाता है और जो आप फ़ीस देते हैं वो मतलब एक तरीके से सर्कल चलता रहता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉली क्वीन का कहना है कि सर मेरा USDT 120 USDT ERC20 ट्रस्ट वैलेट में फंसा हुआ है और उसको मैं यूज़ भी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि जब कभी मैं यूज़ करती हूँ तो नेटवर्क फ़ीस की वजह से वो कोई ट्रांजैक्शन होता नहीं है। तो उसमें एक ही रास्ता है, आप उस पर थोड़ा सा इथेरियम भेज दीजिए जितनी से आपका काम चल जाए और उसके बाद फिर जो भी आप सीधे बाय करेंगे वो तो बाय हो ही जाएगा और अगर वापस कहीं से मंगवाना चाहेंगे तो वो भी हो जाएगा। थोड़ा सा इथेरियम भेजना है ताकि वो जो गैस फीस है वो आप पे कर सके और सारे ट्रांजेक्शन हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है मिस्टर मदीचा का कहना है कि मेरा एक प्रॉब्लम है जो मैं स्टार्टिंग से ही फेस कर रहा हूँ। जब भी स्टॉप लॉस लगाता हूँ तो वो हिट नहीं होता है, हिट होने के बाद भी ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता है। ये प्रॉब्लम मुझे वजीरेक्स बाइनेंस दोनों में ही फेस कर रहा हूँ, तो जिसकी वजह से प्रॉफिट नहीं ले पाता हूँ। कभी कभी OCO भी वर्क नहीं करता है। तो हो सकता है कुछ आपको पुट करने में, ऑर्डर पुट करने में कुछ इशू आ रहा हो। तो एक बार ये हमारी वीडियो है आई बटन में आ रही है, उसको देख लीजिए, समझ लीजिए। पहले छोटे छोटे लगाइए ऑर्डर, उसके बाद धीरे धीरे, क्योंकि ये चीज़ें काम करती हैं। हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो वजीरेक्स हो और चाहे वो बाइनेंस हो, दोनों में ही चल रही है। तो कुछ लगाने में ही इशू आ रहा है क्योंकि ऐप में होता तो सबके साथ होता। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है DP शर्मा जी का और इनको चिंता हो रही है शिबा इनू कम्युनिटी क्या कर रही है, क्यों इसका प्राइस पंप नहीं हो रहा है, क्यों ये जिस प्राइस पर चल रहा है उसी प्राइस पर चल रहा है। मार्केट डाउन होती है तो डाउन तो होता है लेकिन अप नहीं होता है। तो इसके लिए मैं आपको यही बताना चाहूँगा, देखिए शिबा इनू अभी इस समय कंसोलिडेशन पीरियड में चल रहा है, यानी एक तरीके से एक ही प्राइस पर चल रहा है। थोड़ा सा नीचे जाता है और थोड़ा सा वापस स्टेबल आकर उसी प्राइस पर आ जाता है। तो यहाँ पर अभी आपको करना ये है कि थोड़ा सा होल्ड करना है और जैसे ही मार्केट वापस से अप ट्रेंड की तरफ चलेगी उस समय शिबा इनू का भी प्राइस बढ़ेगा। और अब ये नेक्स्ट इस पर फोकस ऑडियंस का जिस दिन होगा उस दिन अच्छी खासी रैली दिखाएगा, क्योंकि जब ऑडियंस का फोकस किसी एक टोकन पर होता है तो वो अच्छी खासी रैली दिखाता है और अभी इस समय हर एक अलग अलग टोकन रैली दिखा रहे हैं। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ जो कि उज्जवल जी ने पूछा है। इनका कहना है कि किसी अगर हमारे फ़ोन में कोई भी बाइनेंस ऐप है या कोई भी ऐप है और अगर वो फ़ोन चोरी हो जाता है तो हम अपने एक्सचेंज को कैसे सिक्योर करेंगे, क्योंकि उसी फ़ोन में हमारा फ़ोन नंबर भी है और उसी फ़ोन में हमारा ईमेल भी है। तो वो तो जो पाएगा वो तो सीधे ट्रांसफ़र कर लेगा, कुछ भी क्रिप्टो है। तो देखिए ये तो एक बड़ा इत्तेफाक हो गया कि जिसने पाया वो पहले तो आपका स्क्रीन लॉक खोल दे, दूसरा जो बाइनेंस ऐप का लॉक है वो खोल दे, और तीसरा कि वो क्रिप्टो का जानकार हो और इतना ज़्यादा कि आपका फटाफट से भेज सके। तो इतने सारे कोइंसिडेंस पॉसिबल नहीं है और अगर हो सकता है कभी कभी मतलब हो ही जाए, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि जब आपको लगता है कि आपका फ़ोन सचमुच खो गया है तो तुरंत अपना जो भी ऐप है जिसमें ज़्यादा अमाउंट है उसको तुरंत दूसरे फ़ोन में लॉगिन कर लीजिए, चाहे तो आपका वो ट्रस्ट वैलेट हो और चाहे आपका क्या नाम है बाइनेंस हो, और दोनों का पासवर्ड चेंज कर दीजिए अगर ये कभी हुआ तो। वैसे इतनी ज़्यादा कोइंसिडेंस होते नहीं है कि वो जिसने पाया है उसको सब चीज़ें सारे लॉक तोड़ता चला जाए, आपके स्क्रीन लॉक
और सारे लॉक तोड़ता चला जाए। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं और अपने ईमेल का पासवर्ड भी बदल सकते हैं। बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन हाँ, कभी किसी के साथ अगर हो तो ऐसा कर सकते हैं। हाँ, और जैसे कि हम अपने फ़ोन में जो यूज़ करते हैं, तो हमारा बाइनेंस ऐप के अंदर जाने के लिए हमारा फेस का वो लगता है, क्योंकि आईफोन के अंदर एक ऑप्शन है कि उसको टिक कर देंगे तो फेस जब वो पहचानता है तभी बाइनेंस के अंदर जाने देता है, और फ़ोन के अंदर भी तभी जाने देता है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है चेरिश। इनका कहना है कि मेरा बाइनेंस से मैंने ट्रस्ट वैलेट पर BNB डाला, और वो जो मैंने डाला है वो शो तो कर रहा है, लेकिन जब मैं स्वैप करना चाहता हूँ तो स्वैप नहीं हो रहा। तो उसको आपको वहाँ पर एक WBNB होगा, उसमें ट्रांसफ़र करेंगे, यानी कि स्मार्ट BNB को स्मार्ट BNB में चेंज जब करेंगे तो आप उसके बाद कर सकते हो। उसमें थोड़ी सी BNB भी कटेगा, उसके बाद आपका जो BNB है वो स्मार्ट चेन में कन्वर्ट हो जाएगा, और उससे आप इजीली कर सकते हैं किसी भी टोकन से पैनकेक स्वैप से स्वैप कर सकते हैं आराम से। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है विवेक का कहना है कि WZirX, CoinDCX और कॉइनस्विच कुबेर हर एक एक्सचेंज पे सेम प्राइस नहीं दिखता है, हर एक पे अलग अलग दिखता है। बाइनेंस पर देखो या CoinGecko पर देखो, सब जगह प्राइस कुछ ना कुछ अलग ही दिख रहा है। सभी एक्सचेंज सभी जगह पर प्राइस कुछ ना कुछ अलग दिखता है। तो देखिए, अभी तक क्रिप्टो के लिए कोई ऐसा सेंट्रलाइज स्टैंडर्ड नहीं रखा गया है कि यहाँ पर ये जो प्राइस है यही है। अब जैसे टाइम का एक GMT रखा गया है, उसके बाद रेलवे, हम लोग अपने शहर में रेलवे से टाइम मिलाते हैं, तो ये सारी चीज़ें जब लॉ धीरे धीरे बढ़ते हैं तब बनाया जाता है। अभी इसके लिए क्रिप्टो के लिए कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं रखा गया तो ये प्राइस हो सभी एक्सचेंज पर, तो ऐसा नहीं है। जिस एक्सचेंज को जहाँ से जिस रेट में, जिस माइनर ने जिस रेट पर बाय किया है या जिस रेट पर उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो रेट उन पर वो रखते हैं, और सेल करते समय भी उसी के आसपास लेते हैं, थोड़ी बहुत अपनी ट्रांजेक्शन फ़ीस काटने के बाद। जैसे किसी भी एक्सचेंज से हमने सपोज़ BNB $560 पे ख़रीदा है, तो उसी रेट पर हमारा बिकेगा भी, बस ट्रांजेक्शन फ़ीस अलग से देनी पड़ेगी। तो ये है। और किसी पर मान लीजिए उसी समय 555 में मिल रहा है, तो उस पर अगर मिल रहा है तो सेल भी उसी रेट में होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ दिमाग में डालने वाली नहीं है। वो इसलिए कि मतलब जिस भी एक्सचेंज में आप हैं तो उसी एक्सचेंज पर उसी रेट पर आसपास आपको बाय और सेल दोनों करने को मिलेगा। तो ये चीज़ नेग्लिजिबल है, आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। हाँ, जो लोग इस पर आर्बिट्रेज करते हैं, जो आर्बिट्रेज को यूज़ करते हैं, वो क्या होता है वो यहाँ पर वीडियो आएगी, उसको आप समझ सकते हैं। तो वो जो लोग करते हैं उनके लिए यहाँ पर ये चीज़ फ़ायदेमंद हो सकती है कि यहाँ से सस्ते में ख़रीदा और यहाँ पर महंगे में भेज दिया। उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है आमिर का। इनका कहना है कि मैं US में काम करता हूँ और इंडिया में पैसे भेजना चाहता हूँ, तो क्या मैं क्रिप्टो करेंसी यूज़ करके कर सकता हूँ, पैसे भेज सकता हूँ? बिल्कुल आराम से। और जहाँ जैसा कि आपने बोला कि आपकी बैंक फ़ीस ज़्यादा लगती है, तो यहाँ पर तो बैंक फ़ीस आपकी 10, 20, 30 रुपये में हो जाएगी। वो कैसे? आप वहाँ पर अपना कोई भी एक्सचेंज रखिए और यहाँ पर भी कोई एक्सचेंज रखिए, एक्सचेंज मतलब इंटरनेशनल एक्सचेंज हो, तो वहाँ से जो भेजेंगे USDT बहुत कम चार्ज में चला आएगा। 100 रुपये के अंदर अंदर ट्रांजेक्शन चार्ज में आपका उधर से इधर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। और नेक्स्ट सवाल है विक्रम का। कहना है कि जो मिनी किशू है उसके कॉन्सेप्ट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कीजिए। तो इसके बारे में मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है, जो ऊपर आई बटन में आ रही है उसमें पहले पार्ट में मैंने मिनी किशू के बारे में बताया है, तो इस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। और नेक्स्ट सवाल क्या है, सौरभ ने। इनका कहना है कि भारत का पहला क्रिप्टो बिग बुल देश की राजधानी में सार्वजनिक बिक्री के लिए जारी हुआ है, इसके बारे में कुछ बताइए। तो देखिए, क्रिप्टो करेंसी अभी जब जिस पैटर्न पे चल रहा है उसी पैटर्न पे चलने दिया जाए तो बेहतर है। इंडियन गवर्नमेंट या कहीं अदर कंट्री की भी गवर्नमेंट यही कहती है कि किसी भी मार्केट से रिलेटेड प्रोजेक्ट को इस तरह पब्लिकली स्प्रेड करना ठीक नहीं है। तो जो भी लोग अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो उसको देखिए, ब्लॉकचेन का इवेंट, ब्लॉकचेन की चीज़ें हैं, तो अगर वो साइलेंटली जिस तरीके से चल रही हैं उस तरीके चलने में अगर कोई कमी है तब जाके ये रास्ता अपनाया जाए। ये सब कब होता था, सेमिनार वगैरह जब MLM का दौर था, और MLM का दौर में हर समय हर एक MLM पर क्या होता था, कोई ना कोई तलवार लटकती रहती थी। तो जब हमारे पास ट्रेडिशनल पुराने तरीके हैं क्रिप्टो को चलाने के लिए, तब हम ये नया तरीका क्यों अपनाएं, क्यों पब्लिकली अपने गले को तकलीफ़ दें। जब साइलेंटली चीज़ें हैं तो उसमें कोई कमी तो है नहीं। जो भी टोकन है, जो नंबर 1 टोकन है, वो भी उसी तरह चल रहे हैं। कोई इवेंट भी होता है तो जब इस कंट्री में, जब हमारी कंट्री में अभी उसके लिए उतना फ्रेंडली माहौल नहीं है, कोई भी कंट्री है, जब तक उस कंट्री में उसके लिए फ्रेंडली माहौल नहीं है तब तक उसके लिए कोई इवेंट की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई इवेंट करता है और उसमें उसी टोकन को आप बाय करना चाहते हैं, तो मेरी राय रहेगी कि आप एक बार सोच लें कि उसका फ्यूचर क्या जा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट अब नियम लाने वाली है। और जो भी लोग ज़्यादा ऊंची आवाज़ से बात करेंगे इस तरीके से, तो उसको सबसे पहले गवर्नमेंट की नज़र में आएंगे।
उसके बाद नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है हर्षद का कहना है कि सर मैं व्हाट इज़ द current tax structure of crypto gains in India? What will the possible tax slot which user need to pay for gains if it's implemented by government? देखिए करंट टैक्स जो गेन हम लोग करते हैं वो हम लोग शॉर्ट टर्म गेन को ले लेते हैं और शॉर्ट टर्म में 20% गेन मतलब जो भी ईयर में किया उस पर टैक्स दे देते हैं। सपोज़ मैंने 20 लाख निकाला इस साल तो उस पर 20% टैक्स जाता है। और अब अगर जो नया स्लॉट आएगा या जो कुछ नया टर्म एंड कंडीशन आएगी वो तो उसके बिल के बाद ही पता चलेगी, क्योंकि अभी यहाँ से कह देना कि नहीं ये सब पॉसिबिलिटी है तो वो ठीक नहीं है। वैसे हाँ, जो भी कुछ अभी हम लोग दे रहे हैं उससे 19 के चांसेस कम है, हाँ 20 के चांसेस ज़्यादा है। तो दोस्तों ये थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। और आपके मन में भी कोई भी सवाल आ रहा हो क्रिप्टो से रिलेटेड तो आप इसी वीडियो के नीचे प्लीज़, हाँ इसी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो में हमको आसानी से वो सवाल मिल जाए और उसको नेक्स्ट संडे के सवाल में हम शामिल करने की कोशिश करें। और जिन भाइयों का सवाल छूट गया उनसे मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ कि मैं काफ़ी सारे कोशिश किया कि इसमें लिया जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने का भी फ़ायदा नहीं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँच नहीं पाती, इसलिए वही सारे इंपॉर्टेंट सवाल लिए हैं जो कि इसमें मैक्सिमम लोगों तक फ़ायदा पहुँचाया जा सके। फिर भी आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा जो भी सवाल आपका हो वो नेक्स्ट वीडियो में मुझे इस वीडियो में करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो में पूरी कोशिश करूं कि उसको भी शामिल करूं। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए और हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 2 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं और उसका आप भी हिस्सा बनिए और स्कैमर से बच के रहिए। इस समय स्कैमर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, कहीं पर भी किसी के भी नाम से पैसा मत भेजिए। जो कुछ भी पैसा है अपने पास रखिए, उसको अपने पास सबसे ज़्यादा सुरक्षित समझिए। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए।